टॉपिक है कॉस्ट, टर्म्स, कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारे पास कॉस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, उसका कंसेप्ट्स और उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। कंपेयरिंग मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्चेंडाइज़र जो हैं वो क्या काम करते हैं और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं। मर्चेंडाइज़र्स जो हैं बाई फिनिश गुड्स एंड सेल फिनिश गुड्स, बनी बनाई चीज़ें ख़रीदती हैं और उसी हालत में उसको सेल कर देते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरर जो है बाई रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, प्रोड्यूस्ड एंड सेल फिनिश गुड्स, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको तैयार हालत में सेल कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 3 किस्म की है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, those material that become an integral part of the product and that can be conventionally traced directly to it। जो चीज़ हम बनाएंगे या प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका जो लाजमी मटेरियल होगा उसको हम इजीली देख सकेंगे और उसको हम डायरेक्ट मटेरियल का नाम देंगे। ए रेडियो इंस्टॉल्ड इन एन ऑटोमोबाइल, एग्जाम्पल जो है ऑटोमोबाइल में अगर हम रेडियो इंस्टॉल करते हैं तो रेडियो जो है ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर, दीज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। लेबर कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्टली जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वेजेस पेड टू ऑटोमोबाइल असेंबली वर्कर्स। अगर कोई ऑटोमोबाइल के वर्कर्स जो हैं ऑटोमोबाइल को असेंबल कर रहे हैं तो उसको जो हम उजरत देंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में है इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है? वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन वर्क। ऐसे एम्प्लॉय जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं है, डायरेक्टली वो प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेंटेनेंस वर्कर्स, जैनिटर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स। और इनडायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल यूज टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, lubricants and cleaning supplies used in the automobile assembly plant। Classification of cost, कॉस्ट को यूजुअली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ऑफन क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हम कहेंगे प्राइम कास्ट। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को अगर हम प्लस करेंगे तो उसको कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, और दूसरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट जो है कॉस्ट नेसेसरी टू गेट द ऑर्डर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। ऐसी कॉस्ट है जो ऑर्डर के हासिल करने और प्रोडक्ट के डिलीवर होने तक जो अखराजात हैं वो है मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में है ऑल एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लरिकल कॉस्ट। जितनी भी इंतज़ामिया है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लोग हैं, उसकी कॉस्ट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का नाम देंगे। क्विक चेक में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट would be considered manufacturing overhead at Boeing? More than one answer may be correct. Depreciation on factory forklift truck, sales commission, the cost of a freight recorded in a Boeing 767
द वेजेस ऑफ ए प्रोडक्शन शिफ्ट सुपरवाइज़र। इसमें हमने ये बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कौन सी है। तो इसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री फोर्क लिफ्ट ट्रक, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है। और डी जो है द वेजेस ऑफ ए प्रोडक्शन शिफ्ट सुपरवाइज़र, ये भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट जो है उसमें हमने देखना है कि वो क्या चीज़ है। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जबकि पीरियड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट, दे आर एक्सपेंस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट। ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे लिखते हैं। जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखते हैं और दूसरा उसको इन्वेंट्री में या बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। क्विक चेक में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट would be considered a period rather than a product cost in a manufacturing company? Manufacturing equipment depreciation, property tax on corporate headquarter, direct material cost, electrical cost to light the production facility। इसमें हमारे पास आंसर जो है वो है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन कॉरपोरेट हेडक्वार्टर। ये हमारे पास जो है पीरियड कॉस्ट में आएगा, बाकी जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में आते हैं। बैलेंस शीट, एक है मर्चेंडाइजर, दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरर है। मर्चेंडाइजर जो है उसके करंट एसेट में कैश भी शामिल है, रिसीवेबल भी शामिल है, प्रीपेड एक्सपेंस भी शामिल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी शामिल है। जबकि मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है। उसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी होती है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी होती है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी होती है। मर्चेंडाइजर जो है उसके करंट एसेट में पार्शली कंप्लीट प्रोडक्ट, सम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हैज़ बीन एडिड। मैन्युफैक्चरर्स जो है मटेरियल वेटिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, उसकी इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, फिनिश गुड्स भी है और कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स अवेटिंग फॉर सेल। रॉ मटेरियल क्या है? मटेरियल वेटिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, जिसको हमने अभी तक प्रोडक्शन में नहीं डाला। और वर्क इन प्रोसेस क्या है? पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट, सम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हैज़ बीन एडिड, जिस पे अभी कुछ काम हो चुका है, बाकी काम होने वाला रहता है, प्रोसेस में है अभी चीज़ें। और फिनिश गुड्स क्या है? कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स अवेटिंग फॉर सेल। द इनकम स्टेटमेंट, अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनती है? सीजीएस जो है दोनों में क्या फ़र्क है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हम लिखते हैं मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, प्लस करते हैं परचेज, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। उसमें से माइनस कर देते हैं एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम जब निकालेंगे तो बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इन दोनों को प्लस करके गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा और उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सूरत में। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लो, कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल परचेज, जिसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको जब हम डालते हैं प्रोसेस में तो पहले मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोसेस, फिर फिनिश गुड्स, उसके बाद सीजीएस को चार्ज होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो हैं वो हम पीरियड कॉस्ट में शामिल करते हैं इनकम स्टेटमेंट में।
क्विक चेक में है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इमीडिएटली रिजल्ट इन एन एक्सपेंस, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। वर्क इन प्रोसेस इज completed, finished goods are sold, raw material are placed into production, administrative salaries are accrued and paid। तो इसका आंसर हमारे पास है फिनिश गुड्स आर सोल्ड। और दूसरा, चूँकि इसमें दो ऑप्शन हमारे पास सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आर अकर्ड एंड पेड। इन्वेंट्री फ्लोज, सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस जो आपके पास होगा उसमें एडिशन जो है वो प्लस करेंगे तो आपके पास अवेलेबल आ जाएगा, और अवेलेबल में से आप जो विथड्रॉल है वो माइनस करेंगे तो आपके पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा इन्वेंट्री का। इफ योर इन्वेंट्री बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाज 1000, you bought 100 during the month and sold 300 during the month, what would be the balance at the end of the month? एंड ऑफ द मंथ आपका बैलेंस कितना होगा? 1000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, 100 आपने ड्यूरिंग द मंथ परचेज किया है, और 300 एट द एंड आपके पास जो है वो सेल हुआ है। तो एंडिंग इन्वेंट्री आपने बतानी है। तो 1000 और 100 को प्लस करेंगे 1100 आ जाएगा, और उसमें से 300 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है 800 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। तो इस तरह से 1000 प्लस 100 1100 आ जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे 300 तो आपके पास $800 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट एक क्लोजर लुक। इसमें रॉ मटेरियल भी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस। बिगिनिंग इन्वेंट्री इज द इन्वेंट्री कैरीड ओवर फ्रॉम द प्रायर पीरियड। प्रोडक्ट कॉस्ट ए क्लोजर लुक, रॉ मटेरियल, बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड इक्वल टू रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन लेस एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। क्विक चेक में हमारे पास है बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाज $32,000 ड्यूरिंग द मंथ, 2,76,000 ऑफ रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड। ए काउंट एट द एंड ऑफ द मंथ revealed that 28,000 of raw material was still present. What is the cost of direct material used? direct material used आपने निकालना है। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो डॉलर है 2,80,000। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है, वो 32,000 है, प्लस रॉ मटेरियल परचेज जो है हमारे पास 2,76,000 है, और रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन वो हमारे पास आ गया 3,08,000, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 28,000 जो कि एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,80,000 रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉस्ट की एक क्लोजर लुक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास जो है, कन्वर्जन कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट द डायरेक्ट मटेरियल इनटू ए फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो शामिल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास तीन किस्म की है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। क्विक चेक में हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन टोटल 2,80,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज 3,75,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड वाज $1,80,000। व्हाट वर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 5,55,000 और 8,35,000, 6,55,000 कैन नॉट बी डिटरमिन। तो इसमें तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा 8,35,000। तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल हमने कैसे निकाला, मैन्युफैक्चरिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कैसे निकली, उसमें हम शामिल करेंगे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वो हमारे पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
और उसमें से माइनस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस वाज 1,25,000. Manufacturing costs incurred for the month were $8,35,000. There were $2 lakh of partially finished goods remaining in work in process inventory at the end of the month. What was the cost of goods manufactured during the month? Cost of goods manufactured during the month आपने फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1,25,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड 8,35,000, ये टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा। उसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख माइनस कर देंगे, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा 7,60,000। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, टोटल वर्क इन प्रोसेस फॉर द पीरियड माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम प्लस करेंगे बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और आपके पास CGS निकल आएगा। बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज $1,30,000. The cost of goods manufactured for the month was $7,60,000. At the ending finished goods inventory was $1,50,000. What was the cost of goods sold for the month? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे कि आपके पास जो है वो फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। 1,30,000, उसमें प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो आपके पास आ जाएगा 8,90,000, और उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7,40,000।